हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। और लगता है कि दुनिया में बैलेंस वापस आ गया है इस हफ्ते के बाद। शहजाद मेरी देखा देखी में यूनाइटेड का जैकेट भी पहना है। कल वहां भी जबरदस्त मैच हुआ। आर्सेनल ने मैड्रिड की क्लोज रूफ के अंदर भी जो है वो तहलका मचा दिया। तो शहजाद, बैलेंस इज रिस्टोर्ड। लिंकन पार्क माइट बी परफॉर्मिंग इन द चैंपियंस लीग एंड इट इज लाइकली कि बार्सिलोना और आर्सेनल का एक और फाइनल हो जाए। तो कैसा लग रहा है आपको कि दोनों टीम जो हैं वो एक तरह से कमबैक्स कर रही हैं? Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Football, bloody hell. Yeah, just when you think you're out of love with this game produces something that when you think you've seen everything, last night happens. Manchester United pulling off the most unlikeliest of comebacks. 3 goals in 6 minutes. 6 minutes. Extra time में 5 गोल पड़े हैं. कोई वही मेन टाइम वापस आ गया था। Oh, ho. Casemiro has turned back the clock. Jamie Carragher, eat your words. मजा आ गया कल रात भाई, मजा आ गया। इतना मैं खुश आई थिंक पूरे साल नहीं हुआ जितना कल मुझे इस क्लब ने खुश कर दिया है। बस क्या बेहतरीन करें, फुटबॉल पाकिस्तानी ही फैन खूबसूरत। वाली वाइब्स जो हैं वो चल रही हैं यूनाइटेड ओहो, वालों की भी आजकल। यूनाइटेड वालों की वही वाइब्स होती हैं। वो अगर आपने लूडो फिल्म देखी हो ना, बोलता है पता है जलील होऊंगा फिर भी सपोर्ट करेंगे, इश्क है ना। तो बस वही है, मोहब्बत में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत में मैजिक होता है। लॉजिक नहीं होता, मैजिक होता है। इट वाज अ ग्रेट विन आई थिंक। मैड्रिड के बर्नाब्यू के अंदर भी आर्सेनल डिलीवर्ड एंड आई थिंक दे डोमिनेटेड मैड्रिड। मुझे तो ये सरप्राइज लगा कि मैड्रिड को रेड कार्ड, सरप्राइज नहीं होना चाहिए वैसे, रेड कार्ड नहीं मिला यार। उनके जो फाउल्स थे एट द चैंपियंस लीग लेवल दे यूजुअली नॉट टॉलरेटेड, बट समहाउ मैड्रिड के अंदर विद दैट क्राउड एवरीथिंग या वाज इट वाज टॉलरेबल। दैट ऑरेंज कार्ड टाइप फाउल्स ना, वो पेप गार्डियोला की जो टेक्निक है कि बस छोटे 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 फाउल्स करते रहो। इवन दो रूडिगर ने, मुझे लग रहा था रूडिगर को रेड कार्ड मिल जाएगा, इवन दो एलेबा वाज वॉकिंग अ टाइट रोप, बट रूडिगर के एक दो चैलेंजेस थे व्हिच फेल्ट लाइक ही वाज नॉट गोइंग फॉर द बॉल। पर वो यही है कि इतने बड़े टाई में रेफरीज भी डरते हैं रेड कार्ड देने से, बिकॉज दैट जस्ट टर्न्स द एंटायर टाई ऑन इट्स हेड। व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू मी वाज लास्ट वीक जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है वो सारे रेफरीज खरीद लेंगे, तो एक दफा जब पेनल्टी दे दी गई, आई नो हम बात भी कर रहे थे उस टाइम व्हाट्सएप पर, मुझे नहीं लग रहा था ओवरटर्न होगी। वो ओवरटर्न जब हुआ तो मुझे समझ में आ गया पेरेस वीआर भाई का वाला चेक चेक बाउंस बाउंस, हो गया, चेक वीआर बाउंस का हो चेक बाउंस हो गया था। नहीं, इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस गया। एंड आई थिंक उस परफॉर्मेंस के अंदर जो ग्रिट थी आर्सेनल डिफेंस की, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस इन यूरोप दिस ईयर, होपफुली इट कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट 3 गेम्स एज वेल। लेकिन जो पार्किंग इन्फो पार्किंग द बस को अब हम बेस्ट डिफेंस बोल रहे हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, सही बात वाह है। भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन जो मैड्रिड के फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर थी, जो है वो छत बंद कर देंगे, शोर मचाएंगे, बड़े बड़े बैनर्स लगाएंगे, ऑनर गार्ड देंगे, क्राउड को बाहर जो है चार्ज अप करेंगे, वीडियोस पोस्ट करेंगे। फिफ्थ जनरेशन वॉर यहाँ भी जो है मैड्रिड में नाकाम हो गई, फेल हो गई। अवाम ने उससे कुछ नहीं सीखा। और अवाम किसी की ने बहुत बात अच्छी करते हुए मीम हमने। किसी ने बहुत अच्छी जी, मीम पोस्ट की हुई थी, बर्नाबाओ को प्रेशर कुकर बना करके, राइस ऑलवेज कुक्स बेटर व्हेन द लिड इज ऑन। मुझे बड़ी अच्छी लगी। काफी ज्यादा बनता है, दैट इज ट्रू, दैट्स अ गुड वन। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन ऑप्स मैड्रिड में नाकाम हुए, लेकिन शहजाद, आप जहां बैठे हुए हैं उससे 2 घंटे की फ्लाइट दूर एक और इंफॉर्मेशन ऑप जो है इस हफ्ते हुआ, वो हमारी टॉप स्टोरी है आज की। मैं स्टार्ट मैंने कर तो कुछ देता नहीं हूँ क्योंकि देखा। आपको कुछ नहीं पता। मुझे तो ना कुछ मैंने देखा कुछ सुना। मुझे तो कुछ नहीं पता यार, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, माँ ना बुरा कहो। आपने जो कहना है यूएस में बैठ के कहे, मैं तो मेरी जिन मेरी जान। मेरी जिन मेरी जान। तो जी, इस हफ्ते की टॉप स्टोरी है कि आर्मी चीफ ने एक ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑडिट इवेंट में या सिंपोजियम में जो है एक हम्म। तकरीर दी। तकरीबन मैंने पूरी तकरीर देखी, डॉन के अकाउंट पे जो पोस्टेड थी, 8.5 मिनट की विद एडिट्स थी, लेकिन बड़े वाज द फुल कंटेंट ऑफ द स्पीच। अगर आपने नहीं देखी तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि फ्लो क्या था उस स्पीच का। कि वो शुरुआत करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कि दे आर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट और पेट्रियाटिक हैं। और ब्रेन ड्रेन पे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो नहीं समझते कि ओवरसीज पाकिस्तानी का बाहर जाना ब्रेन ड्रेन है, वो कहते हैं ये ब्रेन गेन है।
और अगर ऐसे और पाकिस्तानी जाएं और ऐसा ब्रेन ड्रेन हो तो वो उसको और ज्यादा जो है वो कबूल करेंगे। तो उस पर तालियां बजी। फिर उन्होंने जो है अल्लाह मुझे भी ब्रेन गेन दे। मैं भी चाहता बिल्कुल हूँ ब्रेन गेन। बिल्कुल। तो ये ब्रेन ग्रेन गेन था। फिर उन्होंने कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज भूले नहीं पाकिस्तान क्यों बना था, और अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएं कि टू नेशन थियरी क्या थी। उस पे उन्होंने जो हमारे पड़ोस के मुल्क हैं इंडिया, उसके ऊपर टारगेट किया एक तरह से कि जी हिंदूज और मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम है, सोच अलग है, उनकी गोल्स अलग हैं, उनका अप्रोच टू लाइफ अलग है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि ये बात आपने बतानी है अपने बच्चों को, आने वाली 3 4 5 नस्लों को, कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था और किस कलमे के लिए बनाया गया था। और ये उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 रियासतें जो है वो कलमे के नाम पे बनी, एक रियासत मदीना यानी कि रियासत तैयबा, उन्होंने कहा रियासत मदीना नहीं कहा। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना में यथरिब में बनी, कुरान का भी उन्होंने हवाला दिया। और फिर दूसरी कहा कि पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो कलमे के नाम पर बनी। ये बात मुझे थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल लगी। शहजाद, इस पे आप भी बात कर चुके हैं पहले, मैं भी बात करता रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू अलग कौमें हैं तो उस पर 3 4 सवाल उठते हैं, उस पर हमें बात करनी चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में फिर जो हिंदू रहते हैं क्या वो पाकिस्तानी हैं या नहीं, आर्मी चीफ की नज़र में, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी ही हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में बड़े हुए हैं, उनके ख़ानदान इस मुल्क में हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जो गैर मुस्लिम हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, किसी और बरादरी से उनका ताल्लुक हो, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज में भी सर्विस दी है, पाकिस्तान के लिए शहादतें कबूल की हैं। तो जब वो दो कौमी नज़रिया क्या उन पे अप्लाई होता है, जिस तरह आर्मी चीफ ने बताया, नंबर एक। नंबर दो, बाकी जो कौमियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या वो सबस्यूम हो जाती हैं अंडर दिस आइडेंटिटी ऑफ हु इज़ अ मुस्लिम? आई डोंट थिंक सो। उस पर भी हम बात करते रहे। सिंध एक कौम है, सिंधी एक कौम है, मेमन एक कौम है, बलोच एक कौम है। तो ज़रूरी नहीं कि मुसलमान होना सब पे सुपरसीड कर जाए, और इस वजह से ही पाकिस्तान में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है या एथनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, इश्यूज हैं, वो क्रिएट रही हैं, क्योंकि आपने इम्पोज करने की बार बार कोशिश की कि नहीं, इसी मुस्लिम आइडेंटिटी में आप सब एक हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो आई थिंक आई फाउंड ऑब्जेक्शनेबल एज अ क्वेश्चन दैट केम अप इनके अप्रोच के अंदर, वो ये कि जब आप कहते हैं कि मुसलमान, तो हमारे पास मुनीर कमीशन की रिपोर्ट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस मौजूद है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जाके पढ़ लें। पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के मुफ्ती खुद अग्री नहीं कर पाते कि मुसलमान है कौन। तो अब इस थियोरी के अंदर कौन सा मुसलमान, किस फिक का मुसलमान, किस सेक्ट का मुसलमान जो है वो फिट आता है, ये भी एक सवाल फिर बन जाता है। और ये सवाल क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में हमें ये पढ़ाया जाता है, बचपन से पढ़ाया गया है, ये सवाल एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो हमेशा आता था जब सर अनवर फॉर एग्जांपल हमारे होते थे, सेंट पॉल में क्रिश्चियन टीचर थे। वो भी यही मुताला पाकिस्तान जब पढ़ाते थे, तो हम जैसे कुछ शरारती बच्चे जो होते थे वो फिर यही सवाल करते थे कि सर फिर ये बात समझ नहीं आती जब 10th ओ लेवल्स में ये पढ़ाया जाता था। तो दोज आर स्टिल माई क्वेश्चंस, एंड आई थिंक इस तरह की बात करना दो कौमी नजरिए पर, आई थिंक इट्स हर्टफुल टू द पाकिस्तानीज हु आर नॉट मुस्लिम इन पाकिस्तान। बाकियों को तो आप छोड़ जाएं। तो ये दूसरा पार्ट था। तीसरी जो उन्होंने चीज कही बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान पाकिस्तान का झूमर है, इससे कोई नहीं अलहदा कर सकता। 1500 टेररिस्ट कुछ नहीं कर सकते एक ऐसी फौज के सामने जो 1 मिलियन या 1.2 मिलियन इंडियन फौज के सामने खड़ी है। तो उन्होंने जोड़ा बलूचिस्तान को भारत और कश्मीर से, ये बात की उन्होंने। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि हम जो है पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। और ये उन्होंने एक तकरीर की। मेरे नज़दीक एक पॉपुलिस्ट सियासतदान की तकरीर ज़्यादा और एक आर्मी चीफ की तकरीर कम थी। ये is this a preview into where this goes now with General Munir and his confidence about the overall stability in Pakistan? एक सवाल है मेरे दिमाग में। लेकिन I felt कि एज एन आर्मी चीफ हु इज रनिंग दिस कंट्री बेसिकली, इस तरह की तकरीर जो है वो मुझे मुशर्रफ की याद वो वाली ज़्यादा दिला रही थी, वो जो आपको याद हो 12 मई वाली, जहाँ वो मुक्के इस तरह इस्लामाबाद में कर रहे थे। तो आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि इस तरह की चीज़ तकरीर आर्मी चीफ ने दी है। मुझे बहुत अच्छी लगी तकरीर, बहुत जबरदस्त तकरीर थी। आई थिंक विंस्टन चर्चिल की जो थी
वी विल फाइट देम ऑन द बीचेस, वो सेकंड है अब हम सब। नहीं देखे, काफी लोगों ने मुझे भी बोला कि यार आप तुम बुज़दिल हो गए हो, वीडियो नहीं बनाओगे। हाँ बिल्कुल, हमारा मुल्क अभी उस हालत में नहीं है कि हम इन चीजों पे वीडियो बनाएं। बट हिस्ट्री पे बात करने का फायदा ये होता है कि मैं इतनी बातें कर चुका हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा मेरी क्या राय है। ये जो एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और मुझे रॉ एजेंट भी बोला जाता है, इंडियन ऑडियंस को केटर करने वाला भी बोला जाता है। भाई ये पाकिस्तान का मसला है, ये हिंदुस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है कि आप एक क्लास में बैठते हैं, उस क्लास में हिंदू भी बैठा हुआ है, मुसलमान भी बैठे हुए हैं। आप आकर बोलते हैं कि हिंदू जो है वो तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू बनिए जो होते हैं वो तुमसे नफरत ही करते हैं, और इन लोगों ने साजिश की थी कि तुम अपना मजहब भी नहीं कर सको, और इससे बुरा कोई नहीं होता, और पैदा ही चालाक होते हैं। फिर 11 अगस्त को कायद आज़म ने बोला अब पाकिस्तान बन चुका है, अब एवरीबडी इज फ्री टू डू वट एवर। तो वो बच्चा जब जाएगा प्लेग्राउंड में, वो तो यही बोलेगा ना कि ये जो क्लास में हमारे राज बैठा हुआ है, भवेश बैठा हुआ है, यही बनिया है, यही चोर है, यही मुसलमानों का दुश्मन है। तो फिर वो बड़े होके मॉब लिंचिंग ही करेगा ना, और क्या अच्छा, करेगा। इफ आई तो में इंटरप्ट जी, वेरी क्विकली, कुछ पे आप वीडियोस भी बना चुके हैं, केम टू माय माइंड, ये जो पढ़ाया जाता है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर ये होता है, कंफ्यूजन आपकी पूरी कौम के दिमाग में आ जाती है कि आपके मुल्क का और आपकी ज़मीन का, मुल्क तो बाद में बना, ज़मीन का वफादार कौन है और दुश्मन या इन्वेडर कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम की आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि जो इन्वेडर है वो आपको हीरो लगता है क्योंकि वो मुसलमान था, और जो डिफेंडर था धरती का, जिसने इन्वेडर को रेजिस्ट किया, वो आपको जो है दुश्मन लगता है, या आप उसकी बात ही नहीं करते क्योंकि वो हिंदू था। इसी तरह रंजीत सिंह की बात की जाए तो एक एथनिक लेंस है, उसमें मैं नहीं जाता, बलोच और पश्तून हमारे जो भाई बहन हैं उनका एक अलग व्यू है रंजीत के ऊपर फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन रंजीत सिंह ने कॉलोनियल राज को रेजिस्ट किया, लेकिन क्योंकि रंजीत सिंह मुसलमान नहीं था, तो आपको पढ़ाया ही नहीं जाता कि भाई उसने इस धरती के साथ क्या वफादारी की, किस तरह उसने इंपीरियल पावर को रेजिस्ट किया, वो आपको पढ़ाया नहीं जाता। तो ये जो करिकुलम का मसला है, ये फिर एक पूरी स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंफ्यूजन भी पैदा करता है मुल्क के अंदर। क्योंकि ये सारी बातें मैं 10,000 वीडियोस में कर चुका हूँ जहर। आजकल जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे उस पर आपका एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि 1947 की जब मैं अब हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और वो वीडियोस अभी बनाने का मकसद यही है कि मुझे अभी कराची के हालात उस पर भी आते हैं, अभी बहुत बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों ने बोला है किल एंड डंप जो पॉलिसी है वो वापस आ चुकी है। हार्ड स्टेट की जो अब हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, उसमें केओस वायलेंस आपको नजर आएगा, जो कराची में होना शुरू हो गया है। मेरी नज़र में इट्स गोइंग टू गेट वर्स, मेरी नज़र में कुछ सेल्स एक्टिवेट वापस हो चुके हैं। तो ये 1947 में भी उज़ैर आपको कंप्लीट कंफ्यूजन नज़र आएगा कि भाई हम पाकिस्तान बना चुके हैं, तो अब यहाँ पर हिंदू क्यों रह रहे हैं। फिर एक सर्टेन आइडिया ऑफ पाकिस्तान लेकर लोग आए थे कि वो मुसलमान एक रियासत हम बनाएंगे। तो फिर वो जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन से क्लैश हुआ, फिर यहाँ के लोकल्स भी जो थे उन्होंने भी वायलेंस किया। तो इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी उज़ैर, व्हाट आर योर थॉट्स? आई आई थिंक एज़ एज़ मैं आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, बट एक जो आइडेंटिटी थी कि यार हम जो थे, हम वो भी नहीं है, हम इंडिया भी नहीं है, हम यूपी, लखनऊ वो सारी आइडेंटिटी भी शेड कर दी है हमने, गुजरात भी हमने शेड कर दिया है, अब हम पाकिस्तान आ गए हैं, ये नई आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ के जो लोग हैं सिंधी, पश्तून, पंजाबी, आप लोगों की तारीख और आइडेंटिटी भी नहीं है। तो फिर आइडेंटिटी है क्या? देन वो फिर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई कि अच्छा गुजराती स्पीकिंग, मीमन, ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब एक मुहाजिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, सब उर्दू स्पीकिंग है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कह लें, जो भी कह लें? Before I get to the identity part, two very quick points that you raised. एक आर्मी चीफ की आखिरी में उन्होंने एक बात की जिससे एक और सवाल मेरे जहन में आया। उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट पाकिस्तान को, फिर उन्होंने रिपीट किया हार्ड स्टेट होना चाहिए, और हार्ड स्टेट उन्होंने उसकी तारीफ एक तरह से बयान की कि उसके इंस्टीट्यूशन जो है फुली ऑपरेशनल हो तमाम, और वो आइन के ऊपर काम करें और लॉ के ऊपर काम करें। तो मेरे दिमाग में फिर वही एक और बात आई कि हार्ड स्टेट का मतलब फिर ये है कि एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ अवाम की राय इलेक्शन के अंदर जो हो उसे कबूल किया जाए, और फॉर्म 47 से या आरटीएस के थ्रू चेंज ना किया जाए। तो वो वाली अगर हार्ड स्टेट की डेफिनेशन है आर्मी चीफ साहब की, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वाली तो नहीं है, तो उनकी एक तजाद इस डेफिनेशन में भी मौजूद है। ये जो 47 वाली बात की शहजाद आपने, मेरा सबसे एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस पिछले 10-12 साल में, जब मैंने पहली इंटर्नशिप वाशिंगटन डीसी में की हुसैन हक्कानी के साथ, तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया उस समर में। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे क्यों ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, थोड़े महीनों बाद समझ आया। प्रोजेक्ट ये था कि उन्होंने कहा तुम 5 दिन आओगे ना ऑफिस में काम करने, 2 दिन तुमने ऑफिस में बैठना है, 3 दिन तुमने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाना है,
और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बैठ के तुमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 47-48 के डिबेट्स वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं। मैंने कहा यार ये क्या काम पे लगा दिए एम्बेसडर साहब ने अजीब लाइब्रेरी में बिठा के। लेकिन जब वो मैंने पढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, कोई 7 या 8 वॉल्यूम्स थे कांग्रेस की लाइब्रेरी के अंदर, तो ये जो इश्यूज हैं तमाम, जो अब हाँ जो आप बात करते हैं, हम अभी बात करें आर्मी चीफ की स्पीच पे, करप्शन हो गया, हत्ता के शादी के अंदर खाने की डिशेस कितनी होनी चाहिए, ये डिबेट भी 47-48 की कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मौजूद है। गद्दार कौन होता है ये भी डिबेट मौजूद है। तो हम उन्हीं चीज़ों पे फंसे हुए हैं, उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस, उसी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकला है, जिस पे आइडेंटिटी एक कोर है। और ये आइडेंटिटी का इशू मेरे नज़दीक एक कोर इशू इसलिए है कि पाकिस्तान या बड़े सगीर एज अ होल अगर हम देखें प्री पार्टीशन भी, इसमें बहुत सारी कौमियतें, बहुत सारी सेक्ट्स, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं। और जो इस सिस्टम था इस बड़े सगीर का, वो ये था कि इसमें फ्लूइडिटी होगी गवर्नेंस की। इवन इंपीरियल राज के अंदर एक फ्लूइडिटी थी गवर्नेंस की, बिकॉज दे ऑल्सो रिकग्नाइज दिस इशू। पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि आपके ऊपर जो एक सवार है भूत मुस्लिम आइडेंटिटी का, वो इतना ज़्यादा सवार हो गया कि आपने कहा कि इसको फोर्स करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 5-10 हज़ार साल से लोग रह रहे हैं और उनका एक अपना मिजाज है। तो आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया क्योंकि आपने इम्पोज करना था, आपने सेंट्रलाइज किया पावर को। जब आप पावर सेंट्रलाइज करते हैं तो ये सारी दरारें और बढ़ जाती हैं, इसलिए क्योंकि लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन फील नहीं होती और फिर रेजिस्टेंस आती है, चाहे वो मुहाजिरों की हो। वापस इसलिए आ रही है मेरे नज़दीक कराची के अंदर, क्योंकि कराची में लोकल गवर्नेंस मौजूद नहीं है, कराची के लोगों के पास वो हक नहीं है जो उनके पास गवर्नेंस का होना चाहिए। तो वो जो सारी चीज़ें फट के बाहर आती हैं वो इस वजह से आती हैं। अगर पुलिस लोकलाइज्ड हो, स्कूलों का सिस्टम लोकलाइज्ड हो, क्राइम सिस्टम लोकलाइज्ड हो, तो ये सारी चीज़ें लोकल लेवल पे सेटल हो जाएंगी। सेम इन बलूचिस्तान, सेम इन गिलगित बल्तिस्तान, सेम इन साउथ पंजाब, सेम इन खैबर पख्तूनख्वा, सेम इन फाटा, फॉर्मर फाटा। तो मेरे नज़दीक ये कोर कॉन्ट्रडिक्शन और कोर इशू है पाकिस्तान का कि दिस नीड टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग बिकॉज वी नो बेस्ट, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एलीट्स नो बेस्ट। और वो आइडेंटिटी एलीट्स की उस तरफ आ जाती है कि जब मुसलमान है और ये मुसलमान के तहत एक लाइन में चलेंगे, जब आप वो इम्पोज करते हैं और नीचे पावर नहीं देते क्योंकि आपको डाइवर्सिटी टॉलरेट नहीं की जाती आपसे, तो ये सारी चीज़ें फट के इवेंचुअली बाहर आती हैं। और कराची के अंदर ये होगा क्योंकि पोस्ट 2014 जब ऑपरेशन हुआ एमक्यूएम के खिलाफ और वो पूरा एक जो माफिया बन गया था टेररिज्म का, क्रिमिनल नेक्सस का, पॉलिटिक्स का, उसे एक तरह से क्लियर किया गया, लेकिन जो रूट कॉजेज थी उस इशू की उन्हें कभी रिजॉल्व नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है 10-15 साल बाद ये इशू फिर भटके के बाहर आएगा, क्योंकि जो इनहेरेंट उसका ड्राइवर है कराची के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने बात की, वो रिजॉल्व आज तक नहीं हुआ, बल्कि वो और जो है बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड पॉलिटिकल डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इसमें जिस तरह अमेरिका में भी हम देखें, बेडरॉक जो होता है, बेडरॉक हमेशा से इकोनॉमिक ही होता है, लेजिट ग्रीवेंसेस भी होते हैं। ट्रम्प की सक्सेस क्या है कि भाई वो जो सारी बाइबल बेल्ट थी, जो सारा साउथ था, जो इकोनॉमिकली डिसएनफ्रेंचाइज हो चुका है, बट उसका जो हेट्रेड है वो ट्रम्प ने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर कर वेपनाइज किया। उसने बोला क्यों तुम गरीब हो, क्योंकि मैक्सिकन आ गए हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स आ गए हैं। और अब वो जो सारी पॉलिसीज आ रही हैं, वो टैरिफ्स हो, वो हमें बाहर बैठे हुए बेवकूफाना लग रही हैं, बट उनका जो बेस है, इवन दो हमने प्रोटेस्ट देखी जब उनकी पॉकेट पर आया, बट इन जनरल देयर वाज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज ऑन द कैंपेन ट्रेल। तो उसी तरह कराची की जो सारी ग्रीवेंसेस हैं कि यार कोई रोड पे जाता है, बाइक जो है बारिश हो रही होती है गटर में चला जाता है, ये इंसानियत से बालातर है। इस तरह इंसान नहीं रहते लोग। आप लोकल इलेक्शंस करवाते हैं, पीपीपी उनको रिक करके अपना मेयर लगा देती है। ये चीजें जो हैं ये कहीं इनको मतलब जस्टिफाई करना तो दूर की बात, इन लफ्जों में इनको कंडेम किया जाए वो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। इस चीज को इस्तेमाल करके पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो होती है, जिसमें एथनिसिटी कम्स इनटू फ्रंट एंड सेंटर, वो बुशरा जैदी इंसिडेंट हो, जो अगेन एक ट्रैफिक इंसिडेंट था, बट वो फिर एथनिक क्लैशेस और एथनिक राइट्स बन गए, जहां से मुहाजिर एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंटी पश्तून पर्सपेक्टिव से आई, पश्तून मुहाजिर के बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए। तो मुझे भी लगता है कि जब ये चीज की जाती है, एथनिक कार्ड खेला जाता है, इल्जाम हमेशा उन आइडेंटिटीज पे लगाया जाता है, वो सिंधो बलूचिस्तान हो, मुहाजिर हो, बट मेरी नजर में ये एस्टैब्लिशमेंट जानबूझकर करती है केओस क्रिएट करने के लिए। और कराची में जितना केओस रहेगा
पश्तून महाजिर सिंधी आपस में लड़ते रहेंगे, उसका ना एमक्यूएम को फायदा होगा, ना पीपीपी को फायदा होगा, ना आपको फायदा होगा, ना मुझे फायदा होगा, एस्टैब्लिशमेंट को फायदा होगा, एलीट को फायदा होगा। कि 70% अगर कराची कैंट है तो हम लोग सारे मिलकर ये फैसला नहीं करते कि भाई इन चीजों से कैसे लड़ना है, ये जो पॉलिसीज हैं इनको कैसे ठीक करना है, बहरिया टाउन क्यों बन रहे हैं, कौन बना रहा है, किस पे कहाँ पैसा जा रहा है। हम इसी में फंसे रहते हैं कि पश्तून तुम्हारा दुश्मन है, मुहाजिर तुम्हारा दुश्मन है, सिंधी तुम्हारा दुश्मन है। और जो लोग ये बात करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, इनमें नहीं बटे रहो, आप तारीख में बार बार देख लें, उन्होंने ही नारे लगवाए हैं। जब बेनजीर भुट्टो फेडरल इलेक्शन जीत गई थी तो इंश्योर के वो प्रोविंशियल ना जीते, क्योंकि उस टाइम प्रोविंशियल 1-2 दिन बाद होते थे 1988 में। जाग पंजाबी जाग का नारा आईएसआई से आईजीआई बनाकर लगवाया गया। तो ये एथनिक मुझे अब नजर आ रहा है, पीपल लाइक अफाक अहमद आर बैक इन द हेडलाइंस, नॉट बिन इन द हेडलाइंस रिसेंटली। फेब में वो जेल में गए केस में, वो फिर केस खत्म हो गया, वो बाहर आए। ये चीजें देखें लोग, नॉट टू बी कंस्पिटोरियल अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक दीज थिंग्स हैपन ऑर्गेनिकली। एंड द फैक्ट दैट दिस इज हैपनिंग, द फैक्ट दैट दिस इज गेटिंग हेडलाइंस, द फैक्ट दैट इस चीज को फिर एक एथनिक रंग दिया जा रहा है, मुझे कराची का अभी इमीडिएट फ्यूचर जो है वो ब्लीक नजर आ रहा है। या आई थिंक ये एक आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये अटैक्स अब मॉब वायलेंस में ट्रांसलेट हो रहे हैं, इसकी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही हैं। अभी एक और 17-16 घंटे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 18 अप्रैल को एक और एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। अनदर पर्सन लॉस्ट देयर लाइव्स बाय ट्रेलर एक्सीडेंट ऑन द रोड्स इन कराची। तो ये अब स्नोबॉल इफेक्ट जो है इन प्ले है। एंड अगेन शहजाद, मेरा इसके अंदर व्यू थोड़ा सा नुआंस्ड है कंपेयर टू यू, इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि कोई सोच के कमरे में, काले कमरे में बैठ के जो है पपिटियर यूं बनाए प्लान। ये चीजें ऑर्गेनिकली भी क्रिएट हो जाती हैं कि उनके लोगों के माइंड के अंदर एक ये इशू रहा है तारीखी तौर पर। और जब आप अगेन कमिंग बैक टू लोकल पॉलिटिक्स एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, जब आप काउंसिल लेवल की सियासत को सपोर्ट नहीं करते, जब आप लोगों को एक काउंसिल में बैठ के काम सालों साल काम करने की आदत नहीं डालते, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बबल अप करती हैं। अब यही कराची अगर होता और 20 साल से उसका एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता, लोकल काउंसिल होता, मेरी आर्ग्यूमेंट ये होगी उस सिचुएशन में, इट्स अ व्हाट इफ सिनेरियो, कि एथनिक डिवाइड आपको काउंसिल में फिर भी नजर आता, ऑफ कोर्स नजर आता है, क्योंकि कराची एक एथनिकली डाइवर्स सिटी है, उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। लेकिन उस 20 साल के प्रोसेस के अंदर एक लाए अमल तय हो चुका होता है, एक तरह के नॉर्म्स बन चुके होते हैं उस काउंसिल के अंदर कि भाई इस इशू को डील कैसे करना है। तो वो जो माइंडसेट होता ओवर टाइम, एक दिन में नहीं, 20, 25, 30, 40 साल के अंदर ओवर टाइम वो कम हो जाता, और एक आइडेंटिटी काउंसिल के थ्रू बाहर आती कि जी ये इश्यूज ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, ये इश्यूज रोड से रिलेटेड हैं, इस पे हो सकता है 10-12 लोग काउंसिल के अंदर बैठ के जो है वो सियासत करें, लसानी सियासत करें, रिलीजियस सियासत करें किसी तरह की, लेकिन बाय एंड लार्ज सेंटर आपको एक नजर आता। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम है ही नहीं, तो वो सारा फ्री फॉर ऑल है, और उस फ्री फॉर ऑल में जो है वो विनर वही होता है जो सबसे ज्यादा, जो इंसान के घटिया में भी इज नॉट द राइट वर्ड, द वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स जो इंसान के होते हैं, जिसके अंदर हेट्रेड है, कंस्पिरेसी है कि कोई हमारे खिलाफ है, उन सबको फ्लेम करके सियासत की जाती है। दुनिया भर में होती है, और पाकिस्तान में भी, कराची में भी इसी पे हुई है अब। आई थिंक उज़ैर, अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड होता जहाँ नेशनल पॉलिटिक्स भी हमारी डेमोक्रेटिक होती, लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम होता, लोकल डेमोक्रेसीज़ होती, यूनियन काउंसिल्स इफेक्टिव होते, लॉज़ होते, तो ये बात सच होती। हम अगर हमारी सियासतदानों की या सियासी नुमाइंदों की बात करें, वो जितने भी करप्ट हैं, जितने भी बुरे हैं, थोड़ी बहुत उनकी नुमाइंदगी तो है, वो जमात-ए-इस्लामी हो, वो एमक्यूएम हो, वो पीपीपी हो, they have repeatedly sat on the table, they've repeatedly come to written agreements, they have repeatedly come to arrangements that have worked. Those arrangements do not fall because उस अरेंजमेंट में मसला था, या पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उन्होंने मसला किया है। नेशनल पॉलिटिक्स में मसला होता है, नेशनल पॉलिटिक्स की वजह से लोकल कोएलिशंस तोड़ी जाती हैं। आपने फेडरल में चेंज लाना है, आप एमक्यूएम की यहाँ पे वो स्विच करवा दो, फिर जो है वो स्विच करने के लिए वो एमक्यूएम पीपीपी होता है, एंड देन दैट डिवॉल्व्स इनटू सिंधी मुहाजिर मसले। तो हाँ, बिल्कुल, एक अगर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक होता, हमारी पार्टीज़ एस्टैब्लिशमेंट की फ़ोन कॉल से नहीं चल रही होती, तो आप जो नज़रिया पेंट कर रहे हैं, उसी तरह होना चाहिए था। बट जो इख्तलाफ़ात भी हुए हैं और जो वायलेंस भी हुआ है, वो फेडरल पॉलिटिक्स ने, वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी की पॉलिटिक्स ने, कराची, हैदराबाद, सिंध को मुतासिर किया है।
देयर इज लेसर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स कि यार ऑर्गेनिकली एमक्यूएम पीपीपी जमात इस्लामी टेबल पर बैठी थी, दे कुडंट कम टू एन एग्रीमेंट, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे सियासत कर ली। ऐसा आपको तारीख में कम मिलेगा। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट गिरानी है और सडनली लोकल सियासत एक्टिवेट हो जाती है। चेंज हो जब गई। तक ये होता रहेगा आपका लोकल निज़ाम कभी नहीं आएगा, इसीलिए कोई फायदा नहीं है एमक्यूएम पीपी को गालियां देने का। जो इस्लामाबाद कंट्रोल करता है, जो रावलपिंडी कंट्रोल करता है, जो आरटीएस कंट्रोल करता है, वही कराची कंट्रोल करता है और वही ये सारे निज़ाम नहीं बनने देता। इस वजह से पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, या तो हम बोलें कि सारे के सारे ही जल्लाद हैं। द फैक्ट दैट दे ऑल कम इनटू पावर एंड द फैक्ट दैट व्हेन दे आर आउट ऑफ पावर दे आर्ग्यू फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, व्हेन दे आर इन पावर दे इंश्योर लोकल गवर्नमेंट्स ना आए। जब पीटीआई पंजाब में इन पावर थी, उन्होंने हर कोशिश की कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना हो और कराची में फुल उन्होंने रैली की कि लोकल गवर्नमेंट करवाओ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी सब पागल हैं। यकीनन कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि अगेन एक जो हम बात करते आए हैं दहशतगर्दी पे, टेररिज्म पर, वो इशू चलता जा रहा है पाकिस्तान में। एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ डेरा इस्माइल खान में जहां 4 टेररिस्ट को मारा गया। उसके अंदर एक पाकिस्तानी फौजी वो भी मारे गए ऑपरेशन के अंदर। डेरा इस्माइल खान के अंदर 23 साल के सिपोए बासित सिद्दीकी जो थे उन्होंने उस ऑपरेशन में वो मारे गए। तो अगेन पॉइंट स्टोरी का शेयर करने का ये है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं फौज की लीडरशिप को, फौज के बयानात को, फौज का गैर आईनी जो हम समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है सियासत के अंदर, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द फैक्ट दैट पाकिस्तान के नौजवान सिपाही जो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशंस करते हैं, बॉर्डर पे सर्विस करते हैं, सियाचिन में खड़े होते हैं, उनके साथ कुछ हो तो वी सल्यूट देम, वी ऑनर देयर सैक्रिफाइसेस। एंड अगेन सिपोए की जो शहादत हुई है, खुदा उनके घर वालों को जो है वो सब्र अता करे। एंड दिस इज अगेन एन ऑन गोइंग वॉर इन पाकिस्तान जिस पे हमें फोकस करना चाहिए और हम फोकस करते आए हैं। तीसरी खबर ऑन द रैप अप साइड, रेमिटेंसेस $4 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर गई लास्ट रिपोर्ट के अंदर। अगेन ईद का एक बम्प है जो नज़र आया, बट अगेन जो एक स्ट्रैटेजी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, वो क्लियरली जो है वो स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ इनफ्लो आया है रेमिटेंसेस का पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। एंड अगेन ये I expect this trend to stay strong. Maybe इससे थोड़ा कम हो क्योंकि ईद का बम्प जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, but again on that front it's good for the economy के जो डॉलर इनफ्लोज हैं they are continuing at pace. इसमें हम अपना नजम सेठी ना करें, हम अपनी एक पुरानी क्लिप ना चला दें कि हमने जब बोला था कि रेमिटेंसेस वाली कैंपेन फेल होगी, मत करें आप लोग। लोग जो हैं वो बेचारे अपने घर वालों को पैसे दे रहे होते हैं, ये पीटीआई की गलती है एंटी रेमिटेंस कैंपेन। तो अब जब रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं, दूसरी तरफ उज़ैर जब हम ओवरसीज बात कर रहे थे, नजम सेठी ने पूरा ये भी शो किया कि ओवरसीज का जो पीटीआई है उसमें हमने दरारें देखी हैं। फिर आतिफ खान आए हुए भी थे, तो वहां पर भी एक पैसिफाइंग प्लेकेटिंग इफेक्ट हो गया है कि अच्छा आपको हम जॉब कोटा दे देंगे, ग्रीन चैनल दे देंगे, ऐसी ऐसी चीजें ओवरसीज को ऑफर कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव, जिसकी वजह से जो पीटीआई वाला प्रेशर था ओवरसीज का, एक तो हम पीटीआई ओवरसीज में भी डिवाइड देख रहे हैं, दूसरा खामोशी भी थोड़ी देख रहे हैं कि जो ट्विटर पे जा रहे आना अटैक्स हो रहे थे वो नहीं नजर आए इवन स्पीच के बाद उस तरह से अब। और इवन जो ओवरसीज वहां आए हुए थे किसी ने कुछ नहीं बोला। आई थिंक ये अगेन आई थिंक इसकी जो स्ट्रेटजी है दैट्स वेयर पीटीआई हैज फॉल्टर्ड एट, दे वर वेरी गुड ऑन द टैक्टिकल साइड, और जब वो टैक्टिकल साइड मोमेंटम उनकी तरफ था तो दे केप्ट द मिलिट्री ऑफ बैलेंस इसेंशली। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो स्ट्रैटेजी फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है टू डील विद दिस, आई थिंक वो स्ट्रैटेजी ओवर प्ले या ओवररन कर गई है उस टैक्टिकल अप्रोच की जो कि पीटीआई ओवरसीज की रही है। स्ट्रैटेजी क्या रही है? स्ट्रैटेजी ये रही है कि पहले तो हमने डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली इंतज़ामिया के साथ जो है बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये होता था शहजाद कि आपने अगर डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन लेना है, चाहे वो फौज की हुकूमत हो, चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो, हाइब्रिड ना हो, हाइब्रिड वैसे सारी नहीं है, बट इन एनी केस यू गेट माई पॉइंट, डिक्टेटरशिप हो या हाइब्रिड हो,
तो वो एक एंटी अमेरिकनिज्म प्ले करती थी डोमेस्टिक लॉबीज के लिए कि जी हम अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं, हम अमेरिका के साथ जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं वगैरह। अब थोड़ा मामला उलट हो गया है। इस दफ़ा ये हुआ है कि दोनों साइड, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उन्होंने दिखाना है कि हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं आपसे अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो डायनामिक चेंज हो गया। तो पहली स्ट्रैटेजी हुई डोनाल्ड ट्रंप को करीब रखते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये की कि जो डोमेस्टिक साइड पे पीटीआई है उसके अंदर थोड़ी सी डिविजन स्टोक की जाए। तो चाहे वो बाय हुक या बाय क्रुक हो, एक्सेस कंट्रोल करके हो, या अपने लोगों से थोड़े बयानात इस तरह के दिलवाएं कि थोड़ा सा केओस क्रिएट हो, वो सक्सीड कर गया। इमरान खान साहब को आइसोलेट रखा गया जेल के अंदर। तो दैट वाज नंबर 2। और फिर नंबर 3, उस डिवाइड को एक्सटेंड किया जाए ओवरसीज यूथ वर्ड्स के अंदर, जहां बुलाया जाए कुछ लोगों को डीजीआई की मुलाकात में, वो खुद ही वो सारी चीज़ें लीक कर दें और फिर एक डिवाइड बन जाए कि भाई किसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, वो डील्स क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद या पिंडी में बैठ के। और फिर इसी तरह जो है जो यूथ वर्स के अंदर व्लॉगर्स हैं, उनके भी पर्सपेक्टिव्स किसी तरह जो है एक कॉन्ट्ररी या अलग तरह से पुश किए जाएं। कुछ लोगों ने कहा कि बात करनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शहबाज गिल ने फॉर एग्जांपल कहा कि ये आपका काम ही नहीं है कि आप जाके वहाँ डील्स की बात करें। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी थी मेरे नज़दीक कि एक डिवाइड को एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड इनटू द इंटरनेट वर्स या इनटू द डायस्पोरा वर्स। तो वो सक्सीड हो गया। तो आई थिंक दिस इज वेयर द मिलिट्री हैज थॉट आउट अ गुड स्ट्रेटजी फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव एंड क्रिएटेड दिस डिवाइड, जहां ट्रस्ट फैक्टर पीटीआई के अंदर बहुत कम हो चुका है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि कौन फौज के साथ अंदर मिला हुआ है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के ट्रूली खिलाफ है, कौन जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि असल में खान साहब के साथ खड़ा है, और कौन चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात वापस बेहतर हो, ताकि जो पेट्रनेज है, जो कि जिसका जो है राब्ता मुनक़ता है इस वक्त, वो रिज्यूम की जाए किसी तरह। तो आई थिंक दिस वाज वेयर द मिलिट्री हैज वन आउट फॉर नाउ। क्या देखिए, कभी कभी ना ये मुल्क मुझे समझ समझ से बाहर हो जाता है कि एक मुल्क हम कहते हैं गरीब है, एक मुल्क हम कहते हैं या खाने पीने के हमारे नहीं है, सारे फिगर जुटा लें। फिर दो हमारे हमारी गवर्नमेंट, हमारी सबसे बड़ी पार्टी, वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है यूएस में लॉबिंग करने के लिए कि यहाँ से हमारा हक में आ जाए, वहां से हमारा हक में आ जाए। तो पाकिस्तान के मिलियंस जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूएस में लॉबी करना है, आपको पता है वहां पर हमें आशीर्वाद मिलेंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। पीटीआई की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, आई थिंक किसी मूवी में ही कहा गया था ना कि भाई बंदूक अगर रखनी है, नेवर पॉइंट अ गन इफ यू डोंट इंटेंड टू पुल द ट्रिगर। तो पीटीआई का वही मसला है जो जोकर ने भी बोला था कि भाई मैं पोस्टमैन के पीछे एक जानवर हूँ जो भाग रहा है, मुझे समझ नहीं आई कि मैं पकड़ लूंगा तो क्या करूंगा। तो इन्होंने जो ये गन रखी हुई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एस्टेब्लिशमेंट, देखो हम आ जाएंगे, हम बहुत खतरनाक हैं। इंटेंशन इनकी कभी वो बंदूक चलाने की नहीं थी, लेकिन इंटेंशन शहजाद, नहीं इनकी नहीं नहीं, दिस क्या? इज आई वुड आर्ग्यू कि वो Why? बंदूक चला दी मई 9 को, लेकिन मिस हो गई ना, तो उसके बाद लेने के देने पड़ गए। हाँ, मई 9 को एक एक पटाखा फाड़ा गया था जिसमें उनको हाँ, लग रहा था कि कू हो जाएगा, वो नहीं हो सका। बट पोस्ट जनरल फेयर आई डू थिंक द स्ट्रेटेजी हैज बिन कि यूएस प्रेशर को इस्तेमाल किया जाए टू लेवरेज जनरल आसिम मुनीर कि वो एक डील कर ले इमरान खान के साथ। और जो लोग कहते हैं इमरान खान डील नहीं है, आई एम रेडी फॉर मिलिट्री टॉक्स, हर महीने में आपको ये बयानिया मिलेगा। अभी आजम सवाती भी देखिए हमने इसमें, एक सेकंड लेट इसके मी जस्ट कंप्लीट। या जो आजम सवाती ने भी बोला कि भाई मुझे बोला गया है इमरान खान से टॉक्स करने के लिए, लोगों ने बोला इमरान खान ने डिनाई कर दिया। इमरान खान ने बोला मैंने नहीं बोला किसी को टॉक्स करने के लिए, पर अगर कोई अपनी तरफ से करना चाहता है तो कर ले। भाई मेरे रीड बिटवीन द लाइंस ना इस, और वो क्या बोलेगा, वो ये आके तो नहीं बोल सकता मैंने आजम सवाती को बोला है खुदा के वास्ते मेरे लिए बात कर लो। ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल सकता। तो आपने अपनी सियासत भी रखनी है, साथ साथ आपने वो रास्ता भी बनाना है। जी अब बोलें। मैं इस पे जो आजम स्वाति वाली बात थी, उस पे किसी का बयान सुन रहा था, पीटीआई गई थे, तो वो कहते हैं देखें क्रिकेट मैच में अगर कोई एक प्लेयर टीम की स्ट्रैटेजी के खिलाफ खेले और लेकिन वो मैच जितवा दे तो पूरी टीम उसको सेलिब्रेट करती है। तो मेरे दिमाग में सवाल है, ये ऐसा कौन सा प्लेयर होता है जो कैप्टन कह रहा है नंबर 4 पे किसी और को भेजूंगा, और वो उठ के चले जाए खुद ही नंबर 4 पे खेलने के लिए और वो कैप्टन को जो है वो रेजिस्ट करे और कहे नहीं मैंने अपनी चलानी है। तो ये एक सवाल आया। लेकिन ये जो उससे नहीं पहले नहीं, आपने इसमें इससे भी बेहतर है। ये वो हम्म, स्ट्रेटेजी है कि ये कौन सा प्लेयर होता है जिसको आप बोलते हैं कि मैच चल रहा है, इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाके विराट कोहली को एक मसाज दे के आजा भाई। हाँ
ये वो है। ये तो इस तो लेवल वाला हो रहा है। और उसने वो पिन लगा दी विराट कोहली को कि थोड़ा सा मसल पुल हो खुदा जाए का वास्ता उसका। है, कोहली भाई रन मत करे हमारे खिलाफ। एग्जैक्टली अच्छा, जो दूसरा इशू था ना, अगेन जो आप आर्मी की बात कर रहे थे, इन इन टर्म्स ऑफ लाइक उनकी अप्रोच, आई थिंक अगेन दिस इज वेयर पीटीआई की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। उनका जो अगेन ये एक इशू होता था यहाँ भी, डीसी में भी, जब डायस्पोरा के जो लोग जो तहरीके इंसाफ के करीब थे वो जब यहाँ आते थे, बातचीत करते थे, कभी कभार मुझ जैसे लोगों से और दोस्त हमारे जो थे उनसे पूछते थे कि जी ट्रम्प इंतजामिया किस तरह अप्रोच करेगी। तो हमारा डिसएग्रीमेंट इसी बात पे होता था कि आपका जो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड व्यू है कि दुनिया चलती किस तरह है या ये रिलेशनशिप चलती किस तरह है, वो गलत है, फंडामेंटली गलत है। और वो गलत, मैं पहले भी कह चुका हूं, वापस दोहरा देता हूं इस बात को। वो गलत इस तरह था कि आप समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा कराएगा क्योंकि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को वो चीज़ें दे सकता है जो पाकिस्तान की फौज इस वक्त नहीं दे सकती। तो मेरा सवाल हमेशा ये होता था, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए? काउंटर टेरर सपोर्ट चाहिए, हो सकता है ईरान के ऊपर कुछ कोऑपरेशन चाहिए हो अगर ईरान टॉक्स फेल हो जाती हैं और बॉम्बिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, हो सकता है इब्राहिम अकॉर्ड्स 2.0 जहाँ सऊदी अरब अगर आगे बढ़े तो पाकिस्तान की सपोर्ट शायद दरकार हो सकता है कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और इश्यूज के ऊपर चल रही हो, या यूक्रेन का मामला जो पहले भी हो चुका है उसके ऊपर हो। ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान फौज देती है अमेरिका को, थ्रू द सीआईए, थ्रू द डिफेंस डिपार्टमेंट, थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट। और इन तमाम चीजों के अंदर इमरान खान साहब का एक कॉन्ट्ररी व्यू रहा है तारीखी तौर पर। तो जब ये पॉइंट उनको बताया जाता था इंसाफ के इकोसिस्टम के ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो वो डिसएग्री करते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो फॉल्टर कर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में जो फ्लॉ था उनका, वो ही एक्सपोज कर गया या वो ही नाकाम कर गया उनकी स्ट्रैटेजी को। क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को भी मालूम थी कि हम किस तरह अमेरिका की या डीसी की, ट्रंप इंतजामिया की गुड बुक्स में आ सकते हैं, वो सारे काम उन्होंने किए। एंड अगेन द ड्राइवर नाउ इन अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस इज कि दोनों साइड्स के अंदर कौन ये दिखा सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कि हमारे ताल्लुकात आपसे बेहतर हैं अमेरिका के अंदर। ये एक शिफ्ट आया है। और अगेन उन ताल्लुकात के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड जो होल्ड करता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और यही बात तहरीक इंसाफ को समझनी होगी। आई थिंक वो उनका तो एटलीस्ट जो फॉलोअर्स हैं उनका तो इवन मोर बेसिक वर्ल्ड व्यू था कि ट्रम्प क्यों करेगा, ट्रम्प की दोस्ती है, ट्रम्प को पसंद आएगा इमरान खान से बात करना, दोनों अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह दुनिया नहीं चलती। जो ये सारे व्लॉग्स बनाए थे कि बस नवंबर में आ जाएगा और वो कर देगा, हम लोग बार बार यही अगेन नजम सिटी नहीं करना हमने कि हम क्लिप्स चला दें सारी पुरानी कि हमने क्या बोला था। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। इवन जो आप बात कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी की या पोस्चरिंग की, एब्सोल्युटली नॉट वाज पब्लिक पोस्चरिंग, राइट? बट वो जो जी लॉग देने थे वो रोके तो नहीं, आपने यूएस को वो दिए हुए थे। मुईद यूसुफ जो हैं ही हैड टू आल्सो बैक ट्रैक के बेसिस, उन्होंने मांगे नहीं थे। उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी सारी जो सियासत है लोकली वो एंटी अमेरिका है, अमेरिका के पोजीशंस के अलग है। प्रो तालिबान तो नहीं कह सकते उसको, बट अफगान तालिबान से उनके एक रिश्ते जरूर हैं। विकीलीक्स जब आया उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बोला था यूएस गवर्नमेंट को कि सर हम सब करने के लिए तैयार है। ज़ियाउल हक लोकल पॉलिटिक्स, मर्द मोमिन, इस्लाम का लीडर अमेरिका के साथ, जी सर हजूर हम हर चीज करने के लिए तैयार है। तो उसी तरह पीटीआई की भी जो पब्लिक पोस्चरिंग है या ये पॉलिसीज हैं, ऑब्वियसली थिंग्स लाइक ड्रोन्स वुड हैव बीन हार्डर टू बैक ट्रैक ऑन। बट अगर आपने इतना टाइम उधर यूएस में लॉबी किया है तो ऑब्वियसली आप यूएस को यही बोल रहे हैं ना कि मैं हूं आपका बंदा, मैं आकर आपको वो दूंगा जो जनरल आसिम मुनीर नहीं दे सकते, जो आप कर ही नहीं सकते। यूएस का जो रिश्ता रहा है हिस्टोरिकली वो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहा है। आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग भी इतनी ज्यादा है बिकॉज उनको डायरेक्ट यूएस सपोर्ट मिलता है। द यूएस प्रिफर्स डीलिंग विद मिलिट्री डिक्टेटर्स, डीलिंग डायरेक्टली विद द मिलिट्री, नोइंग फुली वेल कि आपकी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री के पपेट की तरह ही चल रही होती है, तो वो डायरेक्ट बॉस के साथ डील कर रहे होते हैं। अब ये लोग डिबेट कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी हुकूमत इतनी बुरी है इसलिए यूएस करता है, या यूएस करता है इसलिए हमारी हुकूमत इतनी बुरी है। चिकन एंड एग आप डिबेट उसको करते रहे, मेरी नज़र में इसलिए बुरी है क्योंकि यूएस करता है। तो अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब जो बलूचिस्तान है, अब जिस तरह की हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, आपकी लॉबिंग भी फेल हो गई।
एंड आप लोगों के जो ये व्लॉग्स और प्रोपेगेंडा आप लोगों ने एक अवाम का बनाया हुआ था कि यूएस आके कर देगा, वो भी फेल हो गया। तो आई डोंट नो व्हाट कार्ड्स दे आर होल्डिंग नाउ, एंड पीपल हु वर लाइक कि बस पूरी दुनिया अडियाला आने की डेस्परेशन में है। आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीटीआई, बिकॉज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉस्चरिंग, जनरल आसिम मुनीर की जो स्पीच थी, नजर नहीं आ रहा कि वो एक भी इंच देने के लिए तैयार हैं। बहुत ही एक पीटीआई स्पेसिफिक, सही गलत जो है वो एक अलग डिबेट है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बहुत एक हार्ड स्टांस आया है पीटीआई को लेकर। तो आ, मुझे पीटीआई का भी और आप फ्यूचर कुछ देखें ज्यादा ब्राइट कि नहीं नजर पोस्ट आ रहा। पोस्ट पोस्ट नवंबर इलेक्शंस इन द यूएस आप आर्ग्यू कर सकते थे इन द रन अप टू जैन 20th के जनरल मुनीर एंड हिज पीपल अराउंड हिम वर अ बिट अनश्योर कि ये अमेरिका के साथ क्या होगा। हम आर्ग्यू कर सकते हैं ये पॉइंट। पोस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच जहां पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, आईएस खुरासान, बल्कि हद तक तो एक क्लिप है, हम चला देते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कि जो सीआईए के चीफ हैं वो कांग्रेस में बैठ के कह रहे हैं कि आप सब मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सिग्नल गेट सिग्नल गेट सिग्नल गेट, आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि मैंने किस तरह आते के साथ ही एक मुल्क के साथ बातचीत की और फिर आईएस खुरासान के कमांडर को वापस जो है वो अमेरिका लाया गया ताकि ही कैन फेस जस्टिस। तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि मुझसे इस बारे में पूछो भाई, मैंने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करवाई है। तो ये लेवल का सक्सेस हुआ है उनका। तो व्हेन दे वर अ बिट अनश्योर, probably you could then argue that if they were to talk to PTI, they were arguing from a position of relative weakness in that situation. अब तो relative strength है, तो बिल्कुल I agree with you कि उन्होंने पीछे नहीं हटना। और again last point on this कि ग्रेड स्कूल के अंदर हमारे जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के प्रोफेसर होते थे ना, उनका पहला लेसन हमें ये था कि जब आप दुनिया को देखें ना, लुक एट द वर्ल्ड एज इट इज, नॉट हाउ यू वुड लाइक इट टू बी। तो अगेन जरूरी ये है कि जो एज इट इज रिलेशनशिप है बायलैटरल अमेरिका पाकिस्तान की, अगर आप स्ट्रेटजी बना भी रहे हैं तो लुक एट इट एज इट इज, नॉट एज यू वुड लाइक इट टू बी। योर स्ट्रेटजी विल बी अ लॉट बेटर इफ यू डू दैट। आगे बढ़ते हैं उजैर, वर्ल्ड न्यूज आपसे पे। बात करके मुझे लगता है लम्ज एमी बदनाम है हर एपिसोड में उजैर। Or when I went to grad school, oh, my grad school मैं professor. लम्स का नाम नहीं Today's लेता। today's recommendation is my grad school professor. My grad school You know, did I mention I've gone to grad school? सही है भाई, अगली दफा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड न्यूज की तरफ। इससे पहले वो केएफसी का एक वर्कर जो है शेखापुरा में, उसको मार हाँ दिया गया। प्लीज आप गो भी अहेड। जो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पपेट हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक दफा आप वो एक चीज छोड़ दो ना, वो लट्टू को घुमा दो, फिर वो कहाँ जाएगा वो आपको भी नहीं पता होता। तो इवन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं सोचा था कि कोई श्रीलंकन वर्कर आप फैक्ट्री में मार देंगे। उन्होंने बोला इस टाइम टीएलपी हमें जरूरी है पीएमएलएन को वीकन करने के लिए। उस टाइम उनको एक्टिवेट किया, लिफाफे दिए, फिर वो एक अपना डीमन बन गया। तो अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, केएफसी जलाए जा रहे हैं, केओस हो रहा है, आई डोंट नो ये किसी ने शुरू किया है नहीं किया, ऑर्गेनिकली हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये हाथ से निकल चुका है एंड द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। आपने बॉयकॉट करना है, बिल्कुल करें। हम हर एपिसोड में बात करते हैं कि इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है, लोगों को जलाना, लोगों को मारना, लोगों को गालियां देना, इसके तो कोई हक में नहीं हो सकता है। नाउ इट्स गेटिंग क्रेजी। ये भी वीडियोस आई कि एक तरफ आप जा रहे हो केएफसी जलाने, फिर अंदर से पेप्सी की बोतलें भी चुरा रहे हो। तो भाई इस मुल्क का क्या ही होगा। कुछ नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन्स जो आपने क्रिएट किए हैं वो हम्म। आपको ही तबाह कर रहे हैं इस वक्त। वर्ल्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक द टॉप स्टोरी आई वांटेड टू चेंज इट अप अ बिट, जो कि मुझे बड़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगी, कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो है एक पोटेंशियल डिस्कवरी हुई है K2-18b एक्सोप्लैनेट की, जहां साइंसदान कह रहे हैं कि लाइकली है, अगेन कंफर्म नहीं है, लाइकली है कि वहां पर साइंस ऑफ लाइफ डिस्कवर हो जाएं। It's very promising. It's an initial assessment by a group of scientists जिन्होंने उस टेलीस्कोप से इस प्लैनेट को बार बार देखा है। ये प्लैनेट जो है वो 124 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कल हम एतिहाद की फ्लाइट लेके पहुंच जाएंगे या बेजोस की शटल पे या मार्स की शटल पे इंसान पहुंचा हुआ होगा। लेकिन इट्स अ पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट जहां लिक्विड वाटर है,
हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। और अगेन जो प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी पे, निकू मधुसूदन, इन्होंने इस बात पे अपने साइंस की टीम के साथ आर्टिकल भी लिखा है। तो अगेन बिग मोमेंट फॉर ह्यूमैनिटी के वी आर वन स्टेप और लॉट ऑफ स्टेप्स क्लोजर टू फाइंडिंग लाइफ अवे, hundreds of light years away from our planet. मैंने अभी व्हाट्सएप चेक किया हमारा एजेंडा देखने के लिए, तो जो न्यूज़ आपको दुनिया भर से आ रही होती है, तो मुझे अभी-अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली है कि सदर में कराची में एक आई डोंट नो ये चीज़ पब्लिक होगी नहीं होगी उसके बाद, बट एक अहमदी सेंटर पे मॉब इकट्ठा हो गया जिन्होंने हमला किया है, एक इंसान का कत्ल भी कर दिया है। जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कराची की सिचुएशन बुरी होने वाली है, वायलेंस केओस बढ़ने वाला है, तो ये केएफसी रिलेटेड हो, ये एथनिक रिलेटेड हो, वो चीज़ें वही बात है कि वो कंट्रोल में नहीं आती फिर उसकी। तो ये बहुत टाइम से अहमदीज़ के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, पंजाब में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। अब ये कराची में भी नज़र आ रहा है एंड आई डोंट नो बाय द टाइम दिस कम्स आउट कि या तो ये न्यूज़ दबा दी जाएगी या न्यूज़ और ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। और ये कंसिस्टेंट इशू रहा है रमज़ान में भी, अक्रॉस पंजाब ये इशू रहा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो अगेन जब आपने 70 साल से एक तरह का फ्रैंकेनस्टाइन बनाया है, तो यही होगा। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। अगला सेक्शन एब्सर्ड स्टोरीज का। इस हफ्ते की एब्सर्ड स्टोरी काफी ही एब्सर्ड थी। आपके बड़े चाहने वाले आफ्ताब इकबाल जो हैं उन्होंने उनकी एक क्लिप आई। मैंने क्लिप 3-4 दफा देखी है। वो बात कर रहे हैं कि एक अमरीकी एनालिस्ट जिन्हें वो कंपेयर करते हैं ज़ल्म खलीलजाद से, हालांकि कंपैरिजन भी बड़ा ही गलत था। स्टीव कोहेन जो है वो एक अथॉरिटी थे साउथ एशिया पाकिस्तान के ऊपर। उनके जो शागिर्द हैं वो आज तक एक्सपर्ट्स माने जाते हैं जस्ट बिकॉज दे स्टडीड एंड गॉट एक्सपीरियंस्ड अंडर मिस्टर कोहेन। और ज़ाल्मे इज नोवेयर क्लोज टू मिस्टर कोहेन। उनसे उनकी बात हुई और उनसे एनालिसिस लिया टेलीफोन कॉल के ऊपर उन्होंने कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। पूरी क्लिप हम चला देंगे। आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाले स्टीव कोहन की, मैं इस हवाले से इन्हें अंग्रेजों का ज़ल्म खलीलजाद कहता हूँ। खैर, उनकी मेहरबानी है कि फोन किया, दूसरे दिन का टाइम मिल गया और एक तवील नशिस्त उनके साथ की। लेकिन जो बात है वो ये है कि स्टीव कोहेन साहब का इंतकाल सालों पहले हो चुका है। तो आफ्ताब इकबाल साहब अगर मुर्दों से जो है वो मरासला कर सक रहे हैं तो फिर कमाल की बात है। बट अगेन ये एक स्टोरी है दोनों का। मैं आपके साथ एक सरप्राइज है जो अभी दिमाग में ही मैं भूल गया था। एक और क्लिप है हमारे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है उनका फॉर्मेट है जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, क्योंकि वो सवाल बड़े अच्छे किस्म के करते हैं और फिर उनका रिएक्शन होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो उनकी एक पॉडकास्ट है अली अमीन गंडापुर के साथ जो मेरे आंखों से गुजरी, उसका एक क्लिप। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी किया हुआ है। क्या नहीं बिलीव? हाँ, अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया। इतना अल्लाह ताला से पता होता है ना, कुछ बात कर मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही मैंने उधर 786 पे नंबर में डाला था, ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया। उस टेक्स्ट का जवाब आया आपको? तमन्ना वो तमन्ना है जो मर कर भी ना पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं। जहां अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैंने जो है वो अल्लाह ताला को भी जो है वो टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है, तो इरशाद भट्टी साहब उनको देखते हैं आपने खुदा को भी टेक्स्ट मैसेज किया है। बिल्कुल किया है। 786 नंबर पे मैंने एक दिन जो है वो मैसेज कर दिया। तो इरशाद भट्टी कहते हैं कि आपको फिर जवाब आया या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है वो शहद की बोतल कंज्यूम करने के बाद ही भेजा गया होगा और तरह के किस किस को मैसेजेस किए गए इस पे हम नहीं जाते। लेकिन ये दो एब्सर्ड स्टोरीज थी इस हफ्ते की। शहजाद, क्या लगा आपको एब्सर्ड स्टोरीज देख के? यार मुझे जेन्युइनली इतना एब्सर्ड नहीं लगा। मतलब कभी कभी आप जब दिल चाहता है बात करने का तो आप वैसे भी बात कर रहे होते हैं, तो वो लिख के किसी ने अगर भेज दिया, ठीक है यार, इतना मुझे ये इतना अपसेट नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। लोग समझते हैं कि मेरा कोई बुग्ज है तो पीटीआई वाला है तो मैं पीछे ही पड़ जाऊंगा उसके। लेकिन मुझे इट्स प्रोबेबली द मोस्ट नॉर्मल थिंग आई हैव सीन कम आउट ऑफ अली अमीन गंडापुर। कभी-कभी आपका दिल चाहता है बात करने का यार, अपने जज़्बात किसी के साथ शेयर करने का, वो लिखकर ये हेल्दी है इनफैक्ट। गुड अली अमीन गंडापुर। गुड अली अमीन। चले, अच्छा आफ्ताब इकबाल पे आपका क्या तबसरा है मुर्दों से बात करने का? ज़हर, आप लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्दो, इसका मतलब है कि हमें 2 मुर, ये गलत इस्तेमाल किया जाता है कि मुर्दों से मैंने बात की है। भाई आफ्ताब इकबाल कुछ भी कर सकते हैं।
चैंपियन आदमी है, वो मुर्दों से भी बात कर सकते हैं, वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं, वो तीतर लेकर अडियाला भी पहुंच सकते हैं। आफ्ताब इकबाल ग्रेट आदमी है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हम वक्त हमने बहुत ज्यादा ही ऊपर कर दिया है, तो न्यूज बस रैप अप कर देते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल की जो लॉन्ग मार्च थी वो खत्म हो चुकी है। क्यों हुई है मुझे नहीं पता, जो डिक्लेयर्ड पोजीशन वो यही है कि मिला विला हमें कुछ भी नहीं, ये स्टेट जो है ये कुछ भी नहीं करेगा, तो हम फिर स्ट्रैटेजी बदलेंगे। मारंग बलोच अब तक जेल के अंदर है, फरहान मलिक अब तक जेल के अंदर है, अहमद नूरानी के भाई अब तक जेल के अंदर है, मुस्तफा आमिर मर्डर केस जो चल रहा है नहीं, फरहान उसमें मलिक की बेल नहीं हो गई थी? कब हुई? इजंट ही आउट? इज ही आउट? आई डोंट नो, फरहान आपने मलिक उनके इज लॉयर से आउट। बात की है? हाँ, अब्दुल मोइज से मेरी बात, ही गॉट हाँ, बेल। ओके, इज हाँ, आउट। ही इज आउट। या अच्छा, मुझे ही वाज मुझसे ग्रांटेड मिस हो बेल अ गई, वीक अगो। या मुझसे ये न्यूज़ मिस हो गई। मुस्तफा आमिर मर्डर केस भी जो है उस पे लोगों ने बात करना छोड़ दी है, तो फिर खदशात यही आ रहे हैं कि भाई केस बैक बर्नर पे जब जाएगा तो फिर जो इलीट लेवर्स हैं वो पुल कर कर कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे मर्डरर को, तो प्लीज उस पे भी प्रेशर रखें, भूल मत जाया करें। जो फैमिली लड़ रही है जस्टिस के लिए उनसे भी मेरी बात हुई थी, आई एम गोना ट्राई एंड डू एन अपडेट ऑन दैट एज वेल, बट दिस ऑल दिस इज स्टफ वी शुड कीप एन आई आउट ऑन। ऑलराइट, कीप एन आई आउट जो है एक और अमेरिका के अंदर, इट काइंड ऑफ अफेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बर्थ राइट सिटीजनशिप का केस सुना जाएगा मई के महीने के अंदर, उस पर नज़र ज़रूर रखें क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। और ट्रम्प इंतजामिया की आर्ग्यूमेंट है कि जो लोग जिनका कोई भी एक पेरेंट सिटीजन ना हो या ग्रीन कार्ड होल्डर ना हो, उसके यहाँ पैदाइश से उसको सिटीजनशिप उस बच्चे को नहीं मिल सकती। अमरीकी आइन के अंदर एक्चुअली बड़ा क्लियर है कि जो भी शख्स अमरीकी ज़मीन के अंदर पैदा हो के ऊपर पैदा हो, उसे सिटीजनशिप मिली जाएगी। ट्रंप इंतज़ामिया की आर्ग्यूमेंट है कि इसे अब्यूज़ किया जा रहा है, लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ बच्चे पैदा करते हैं और फिर अमरीका के सिटीजन बन जाते हैं। तो वी विल सी, कीप एन आई आउट ऑन दैट स्टोरी, इट्स एन इम्पोर्टेंट वन एज वेल। और इसके बाद शाउट आउट हम पहले ही बात कर चुके हैं, आर्सेनल यूनाइटेड शाउट आउट कमबैक्स, both teams, तो that was I think everything on our show this week. मैंने बस एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी नेटफ्लिक्स पर, बैड इन्फ्लुएंस, किड इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री पर। इट वाज सरप्राइजिंग, इंस्टाग्राम पे कभी मेरे भी आ जाता है और मुझे जरा अजीब लगता है, नॉट टू गो ओरिया मकबूल जान के बच्चे जो एडल्ट्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। आई डू थिंक इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, बट वो डॉक्यूमेंट्री देखकर मुझे समझ में आया कि किस तरह ये जो इनके माँ बाप हैं एक पूरी इंडस्ट्री बनाई हुई है जिसमें बच्चों को इस तरह पेश किया जाता है कि जिस तरह वो अडल्ट्स हैं, अडल्ट स्टोरी लाइंस क्यूरेट की जाती हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाए जाते हैं और फिर फेक किया जाता है ये सारा। तो ये बहुत एक डेंजरस चीज़ है फॉर पीपल हु वांट टू नो। इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग फॉर मी टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री इफ यू आर इंटरेस्टेड। बैड इन्फ्लुएंस नाम है या किड इन्फ्लुएंस नाम है, कुछ इस तरह की है। प्लीज देखें और मे बी शायद इस पर मैं फिर एक अभी लंबी वीडियो बनाऊंगा। Speaking of television shows, Daredevil फिनाली हो गया, देखा आपने? क्या मैं लगा? कैसे? फिनाले नहीं नहीं देखा देखा? मैंने अब तक। नहीं, ओके, सो तो नो नो स्पॉयलर्स देयर। स्पॉयलर्स, मेरी जो नो स्पॉयलर। शो की रिकमेंडेशन है वो HBO का द पिट है। इफ यू लाइक मेडिकल शोज, इट्स वेरी वेल मेड, हैज वेरी गुड स्टोरीज इन इट एज वेल, तो जरूर देखें। बट अगले हफ्ते व्हेन यू वॉच डेयरडेविल वी विल टॉक अबाउट द आपने फिनाले। एडोलेसेंस देखा है? नहीं। वॉच दैट, दैट्स आल्सो वेरी गुड। मैंने सोचा था उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, इंसेल कल्चर पे हम बहुत बात करते थे, बट मुजम्मिल हैज मेड अ वीडियो सो मे बी आई विल मेक ओके वन ऑन द किड इन्फ्लुएंसिंग वन। ओके, चलें, दिस इज आवर शो फॉर दिस वीक, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज।